Hello everyone, this is Puruj Anuthria. We are completing class 11th biology. तो इसका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 10। चैप्टर का नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ये हमने स्टार्ट किया था। इसमें हम इंटरफेज तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? इंटरफेज G1 फेज, S और G2 फेज यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं सूत्री विभाजन अवस्था यानी कि एम प्रावस्था, एम फेज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एम फेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है जिसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है। भाई इसको नाटकीय अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोशिका के जितने भी घटक हैं उन सभी का बृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे समविभाजन कहा जाता है। यानी कि पेरेंटल सेल जो होती है उसमें भी 2n रहेगा और जो डॉटर सेल होती है उसमें भी 2n रहेगा। यानी कि ये डिवाइड होके n नहीं रह जाएगा। अर्धसूत्री में n रह जाता है, लेकिन समसूत्री में क्या रहेगा? 2n रहेगा। इसलिए इसको समसूत्री कहा जाता है। समसूत्री मतलब सूत्र शेम है 2n और 2n। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। यानी कि सूत्री का मतलब होता है समसूत्री, अर्धसूत्री फिर बोला जाएगा, पर्टिकुलरली बोला जाता है अर्धसूत्री। तो समसूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कैरियोकाइनेसिस यहां यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। यानी कोशिका विभाजन क्या है कि देखो इंटरफेज और मेटाफेज, इसमें हम क्लियरली कर सकते हैं कि हाँ ये जो है वो रेस्टिंग फेज होगी और ये वाली जो है वो प्रोग्रेसिव या एक्टिव फेज हो गई। लेकिन मेटाफेज में वो करना डिसाइड ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है और बहुत फास्ट होती है। यानी कि अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल 24 आवर में डिवाइड हो रही है, जिसमें से 23 आवर जो है वो रेस्टिंग फेज में या इंटरफेज अवस्था में। तो 1 घंटे में ही सारे प्रोसेस करेगी ये, तो इसलिए ये थोड़ा फास्ट भी है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये 4 अवस्थाएं हो गई। तो चलिए पहली अवस्था के बारे में अपन बात करते हैं, प्रोफेज, पूर्वावस्था। पहली कौन सी अवस्था है? प्रोफेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतरावस्था की एस व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज, कैरियोकाइनेसिस यानी कोशिका का जो विभाजन होता है। एस व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। यानी कि एस बस G2 स्टेज जो होती है उसमें डीएनए के सूत्र बन गए, लेकिन वो क्या गुथे रहते हैं, तो स्पष्ट नहीं दिखाई देते या स्पष्ट नहीं होते। मैं हमारे दिखने ना दिखने तो कोई मतलब नहीं, लेकिन स्पष्ट होते नहीं एक्चुअल में। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। यानी गुणसूत्रीय पदार्थ जो होते हैं उनके संघनन का प्रारंभ ही जो है पूर्वावस्था की पहचान है। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। यानी वो कब होने लगेंगे? प्रोफेज में। प्रारंभिक प्रोफेज, पश्च प्रोफेज, यानी कि वो प्रोफेज ही है। इस प्रोफेज में देखो पहले ऐसे गुथे हुए थे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर क्या हो गया? अलग हो गए, एकदम बिल्कुल अलग, ऐसे एकदम क्लियर हो गई। ये तारक का है व तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की एस फेज के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। अब क्या कर रहा है?
विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ होता है। ये क्लियर है। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनकी निम्न विशेषताएं हैं। पहली कौन सी होगी? गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बनाते हैं। पहले ऐसे ढीले ढाले से पड़े थे, अब एकदम ठोस बन गए। क्लियर, देख सकते हो, पहले ढीले ढाले धागे की तरह थे ये, अभी कैसे हो गए? एकदम ठोस इकट्ठे। गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है, जो कि आपस में किससे जुड़ा रहेगा? सेंट्रोमियर से जुड़ा रहता है। यानी देखो ये सेंट्रोमियर बीच में। अंतरावस्था के समय जिस तारक काय का द्विगुणन हुआ है वह कोशिका में विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारक काय सूक्ष्म नलिकाओं को विकृत करता है। सूक्ष्म नलिका मतलब ये सूक्ष्म नलिका को क्या करेगा? विकृत करेगा ये, जिसे तारक या एस्टर कहा जाता है। जिसे क्या कहेंगे हम? एस्टर। क्या कहेंगे? एस्टर। ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। यानी कि ये तंतु और तारक, यानी ये तंतु और ये तारक एस्टर मिलकर के क्या करेंगे? समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। यानी इनको खींच के लेके जाएगा। जो ये नीचे वाला है अगर, तो ये इन दो को खींचेगा, ये जो है इन दोनों को थोड़ा सा विकृत करेगा, तो ये बीच पट्ट में आ जाएंगे इस तरीके से। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता है। यानी अगर हम प्रोफेज के टाइम पे अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ना हमें गोल्जी बॉडी दिखता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है, ना केंद्रिका न्यूक्लियोलस NECL न्यूक्लियोलस, और ना ही न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। हाँ ठीक है। केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता है। यहां तक क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद अपन देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या देखते हैं? केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। यानी केंद्रक आवरण अब तक पूरी तरह से विघटित हो चुका है, तो फिर क्या होगा? समसूत्र विभाजन की सेकंड फेज स्टार्ट होगी। इसमें गुणसूत्र क्या होंगे? कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है। यानी इसमें दिखाई भी दे रहा है कि संघनन जो है वो पूर्ण हो गया, और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है। यानी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जब गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किया जाएगा तो कब करेंगे हम? तो सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज में गुणसूत्र की स्टडी का अध्ययन किया जाएगा, या उसकी शेप, साइज वगैरह जो भी। क्लियर है? मध्यावस्था यानी मेटाफेज गुणसूत्र दो संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है, जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। ये दिखा दिया, गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे क्या बोला जाता है? काइनेटोकोर। जो ये सफेद सफेद सी दिख रही है, ये क्लियर है? जो सफेद सफेद सी स्ट्रक्चर दिख रही है उसको क्या बोला जाएगा? काइनेटोकोर। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तरकु तंतु के जुड़ने का स्थान
ये संरचनाएं काइनेटोकोर हैं। यानी कि जो एस्टर है ना, ये इससे जुड़ने का काइनेटोकोर से, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्रक में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। अरे ये कहां से आ गया, अब जुड़े होते हैं। मध्यावस्था यानी मेटाफेज में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। ये आगे बीच में प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कुतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। वहीं इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्कुतंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ जाता है। यानी एक तरफ का तो इससे जुड़ रहा है और एक तरफ का इससे जुड़ रहा है, दो तरफ के जुड़ रहे हैं। क्लियर है? मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहा जाता है। यानी जिस कंडीशन पर, यानी ये मेटाफेज चल रहा है पूरा, तो मेटाफेज में जिस स्टेज पर या जिस पोजीशन पर वो जो है एक मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं, उसको मध्यावस्था पट्टिका कहा जाता है। यानी कि अभी तो बिखरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के क्या करेंगे, एक मध्य में आ जाएंगे। ये मेटाफेज की स्टेज में ही आएंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा, मध्यावस्था पट्टिका। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न है। मेटाफेज अवस्था की, नोट मध्यावस्था पट्टिका। तर्कुतंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कुतंतु से जुड़ जाते हैं। ये इसकी दो विशेषताएं हो गई। आगे हाँ, अब नीचे आ गए। तीसरी स्टेज कौन सी आ गई, एनाफेज। एनाफेज, वेरी गुड, है ना। ये छोटी छोटी अवस्था है, ज्यादा नहीं है। पश्चावस्था के प्रारंभ में यानी एनाफेज के स्टार्टिंग में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। यानी कि यहां पर थे, अब एक साथ अलग होने लगेंगे। जो ऊपर के से काइनेटोकोर से जुड़ा था वो ऊपर चला गया, नीचे के काइनेटोकोर से जुड़ा था वो नीचे आ गया। इस तरीके से एक साथ जो है वो अलग होने लगते हैं। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। संतति अर्ध गुणसूत्र कहने कहा जाता है कि मध्य पट्टिका पर से जब वो अलग होने लगते हैं तो जो ऊपर का काइनेटोकोर से जुड़े वाला गुणसूत्र है वो ऊपर चला जाता है, नीचे के काइनेटोकोर से जुड़ा गुणसूत्र नीचे आ जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, संतति अर्ध गुणसूत्र। जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। यानी कि ये कौन सा बनेगा, नए कोशिका के केंद्रक का गुणसूत्र है ना ये। और ये वाले कौन से बनेंगे, नई कोशिका के केंद्रक के गुणसूत्र। यानी कोशिका बीच में से अब डिवाइड होगी सीधे, काम तो हो लिया, ये केंद्रक में जाके घुस जाएंगे सीधे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है, जब बहुत ज्यादा दूर चले गए, बहुत ज्यादा दूर चले गए ना ये भाई, यहां थे अब तो ये यहां पहुंच गए, बहुत दूर चले गए, तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है। यानी कि जब दूर हो जाते हैं तो जो गुणसूत्र बिंदु है वो इधर हो जाता है ध्रुवों की ओर। ये ध्रुव हो गए। हाँ बेटी, हाँ ओके। गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है, ठीक है। इसका मुंह ऊपर की तरफ हो गया। जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती हैं। यानी ये गुणसूत्र की भुजाएं हो गई और ये बाद में आ रही हैं, और ये आगे का पॉइंट है वो आगे की तरफ खींच रहा है। तो पश्चावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हो गई, गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र क्यों कहा गया भाई, ये पहले पूरा था, ये पहले पूरा था, अब इसमें से बीच में से कट गया, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, तो अर्ध गुणसूत्र हो गया ना। तो अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। यहां तक क्लियर है। अगला देखते हैं अंत्यावस्था यानी टीलोफेज।
टीलोफेज। ये लास्ट स्टेज है। टीलोफेज में क्या होता है? सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में, यानी टीलोफेज की लास्ट स्टेज के प्रारंभ में टीलोफेज गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए हैं असंगनित हो जाएंगे। यानी कि देखो अब क्लियर, यहां क्लियर दिखाई दे रहे थे लेकिन अब क्लियर दिखाई नहीं दे रहे ना। असंगनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता, यानी अलग अलग जो दिखाई दे रहे थे ना पहले, अलग 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 अलग, ये दिखाई नहीं दे रहे। व अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाता है। इस अवस्था की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हैं? गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं, इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। ये हो गया। अगला कौन सा हो गया? गुणसूत्र समूह के चारों ओर तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ये केंद्रक झिल्ली का निर्माण, भाई कोशिका तो फिर ये बनेगी ना, ये झिल्ली तो बाहर है, ये केंद्रिका, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रदबी जालिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। यानी किस किस का पुनर्निर्माण हो रहा है? केंद्रिका का, गोल्जी काय का और अंतःप्रदबी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का विभाजन पुनर्निर्माण हो जाता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम फिर आएंगे आपके लिए नई वीडियो लेकर जिसमें अपन करेंगे साइटोकाइनेसिस और फिर आगे उसके आगे है ना सूत्री कोश का विभाजन का महत्व। ये अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना।